गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC9 से जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, उसके यूनिट 2 के सेक्शन ए जिसमें हमें हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत को जानना है, तो हम इस विषय को प्रारंभ करेंगे। हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत को जानने से पहले हमें जानना है कि हॉब्स ने अपने जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया वो क्या था और उस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने किस प्रकार संप्रभुता को व्याख्यायित किया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस विषय को प्रारंभ करते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांतों को प्रामाणिक तौर पर प्रस्तुत करने वाले पहले बुद्धिजीवी या विद्वान हॉब्स थे। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता की विवेचना किसी व्यवस्था विशेष को न्यायोचित बताने के लिए नहीं, वरन संप्रभुता को राजनीतिक जीवन का एक आधारभूत तत्व मानकर की गई थी। उनके जो विचार थे संप्रभुता के, उस संप्रभुता के लिए उन्हें सदा याद किया जाता है। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देते हैं जिसे कि लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। उसके लिए संप्रभुता राजनीतिक जीवन का एक तथ्य है। जहां कहीं भी नागरिक या राजनीतिक समाज पाया जाता है, वहां संप्रभुता भी होनी चाहिए। उसके अभाव में प्रत्येक को मनमानी करने की छूट होगी और राज्य के उद्देश्य अस्तित्व का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हॉब्स के द्वारा अपनी संप्रभुता की धारणा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं, जिसके बारे में हम एक एक कर चर्चा करेंगे। उनकी जो सबसे पहली विचारधारा की विशेषता है वह है संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होगा। हॉब्स ने संप्रभु का सर्वप्रथम विशेषता यह बताया है कि संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत होता है। संप्रभुता का सार इस बात में है कि किसी व्यक्ति समूह को समस्त समाज की ओर से यह निर्णय करने का अधिकार हो कि समाज की शांति और सुरक्षा के लिए क्या करना उचित है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता का अर्थ है समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाले कानूनों का निर्माण करने की शक्ति होना। हॉब्स के अनुसार यह शक्ति मात्र संप्रभु में ही निहित होती है और संप्रभु ही कानूनों की व्याख्या भी करता है। इसी प्रकार संप्रभुता की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संप्रभुता असीमित होती है। संप्रभुता की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसकी असीमितता होती है। संप्रभुताधारी ईश्वरीय, प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभु की आज्ञाएं मात्र है और वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए जाए तो फिर वह संप्रभु ही नहीं रह जाता, वह अनुबंध से भी बाध्य नहीं है क्योंकि उसने उसमें भाग नहीं लिया है। वास्तव में यह समस्त जनता का प्रतीक है और समस्त व्यक्तियों को अपने में धारण करता है। उसके साथ अनुबंध करने की बात वैसे ही असंगत है जैसी स्वयं अपने से अनुबंध करने की। इस प्रकार संप्रभुता
पूर्णतया असीम और निरंकुश होती है। संपत्ति की सृष्टि भी संप्रभु ही करता है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ ही हुआ है। संपत्ति का सृष्टा संप्रभु ही होने के कारण संप्रभु जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स बोधों के इस विचार को स्वीकार नहीं करता कि कर लगाने के लिए जन स्वीकृति आवश्यक है। संप्रभुता की असीमितता पर हॉब्स ने जो विचार व्यक्त किया है, उसके आधार पर संप्रभुता की एक अन्य विशेषता यह बतलाई जा सकती है कि जो कुछ भी राज्य द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार है, वह उचित और न्यायपूर्ण है, और जो कुछ भी उसके विरुद्ध है, अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और अनैतिक है। संप्रभु शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, न्याय अन्याय और संपत्ति के अधिकारों का स्रोत है। वह स्वयं नैतिकता से ऊपर होने के कारण उससे बाध्य नहीं है। हॉब्स ने संप्रभुता की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता बताई है कि संप्रभु प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, अर्थात संप्रभु समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत होता है। वह प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उनका श्रेणीकरण, जिसे हम ग्रेडेशन भी कहते हैं, करता है, और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का ही उपयोग करते हैं। इसकी चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संप्रभुता न्याय का स्रोत है। हॉब्स के अनुसार न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभुता ही है। शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे के सिंह कहकर हॉब्स ने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए कोई स्थान नहीं है। इसकी पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अधिकार केवल संप्रभुता में ही निहित होती है। हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत संप्रभु है। उन्हें केवल वे ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संप्रभुता के द्वारा स्वीकार किए जाएं। व्यक्ति या समुदाय संप्रभु के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स एक अपवाद अवश्य ही स्वीकार करता है, और वह है व्यक्ति का आत्मसुरक्षा का अधिकार। हॉब्स के द्वारा जो संप्रभुता की छठी महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है, वह है युद्ध और शांति का निर्णायक संप्रभुता होता है। हॉब्स न केवल आंतरिक क्षेत्र वरन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी संप्रभुता की असीमितता का प्रतिपादन करते हैं, और उनके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक
संप्रभु ही है। संप्रभु के द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपने इच्छानुसार युद्ध, शांति या समझौते के मार्ग को अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छानुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। हॉब्स के द्वारा संप्रभुता के जो 7वीं महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है वह है संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य और अदेय होती है। संप्रभुताधारी संप्रभुता का कोई भी गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता और ना ही वह किसी अन्य को उसके प्रयोग में भागीदार बना सकता है। यदि वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है तो संप्रभुता एकदम नष्ट हो जाती है। इसकी 8वीं महत्वपूर्ण विशेषता है कि संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार के संबंध में हॉब्स बताते हैं कि राज्य में संप्रभुता सर्वव्यापी है और कोई भी व्यक्ति या समुदाय इससे मुक्ति का दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार हॉब्स ने शासक को सभी परंपरागत प्रतिबंधों से मुक्त कर ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, शुभ शुभाशुभ, प्रशासन, अधिकार, न्याय और नैतिकता, युद्ध और शांति का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के इस सिद्धांत की 2 दिशाओं से घोर आलोचना की जाती है। कुछ लोग इसे इसलिए अस्वीकार करते हैं कि यह सत्य और असत्य और अवास्तविक है। उनकी धारणा यह है कि कोई भी वास्तविक प्रभुसत्ताधारी ऐसी निरंकुश और असीमित शक्तियां नहीं रखता जिनके आरोप यह सिद्धांत उसमें करता है। इस सिद्धांत का दूसरा आरोप वाहन जैसे आलोचकों द्वारा इसे खतरनाक कहकर लगाया जा सकता है। वह इसे खतरनाक इसलिए समझता है क्योंकि वह एक नग्न निरंकुशवाद की स्थापना करता है जो प्रजाजनों की एक दमनकारी तथा आतताई शासन के विरुद्ध कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता और समस्त प्रजा को दास्ता की बेड़ियों में जकड़ देता है। लेकिन उपयुक्त आलोचनाओं का कोई विशेष औचित्य नहीं दिखते हैं। स्वयं हॉब्स ने ही स्वीकार किया है कि अधिकांश संप्रभु ऐसी व्यापक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। इसके अतिरिक्त निरंकुश संप्रभुता का समर्थन इसलिए वह करता है क्योंकि वह उसे सामाजिक सुरक्षा और व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। यदि शासक में इस उद्देश्य की पूर्ति की सामर्थ्य ना हो तो वह जनता को उसकी अवज्ञा करने का अधिकार देता है। हॉब्स का उद्देश्य कोई उन वास्तविक शक्तियों का यथातथ्य विवरण देना नहीं है जिनका प्रयोग उस समय के शासक वास्तव में करते थे
उनका ध्येय तो यह निर्धारित करना था कि आदर्श रूप में प्रभु सत्ताधारी के पास क्या क्या शक्तियां होना चाहिए। यदि वह उसमें क्षमापूर्वक उन कार्यों को कराना चाहते हैं जिसके लिए राज्य की स्थापना हुई है। इस प्रकार से हम हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत को देखने और उनकी विशेषताओं के अध्ययन करने से यह सिद्ध होता है कि प्रथम राजनीतिक विचारक हॉब्स हुए जिन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत को प्रामाणिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने तात्कालीन परिप्रेक्ष्य में जिस संप्रभुता के सिद्धांत को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उनका संप्रभुता न केवल निरंकुश होता था बल्कि उसकी असीम शक्ति थी। उसने संप्रभुता के आधार पर यह दर्शाने का प्रयास किया कि संप्रभुता के आधार पर ही राज्य कुशल शासन प्रबंध कर सकता है और उसकी संप्रभुता की व्यापकता और इसकी विस्तार उसने उन असीमित बताई है। इस तरह से हम अपने विषय को यहीं विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत आपको सहजता से समझ आ गए होंगे। यदि आपको इस विषय से कोई संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे कमेंट में सवाल छोड़ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का यथाशीघ्र उत्तर देने का प्रयास करूंगा और मैं फिर से आऊंगा अगले क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।